हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। तो दोस्तों, जो कि आपके लिए लेके आया है आपकी 10th क्लास मैथ्स का क्रैश कोर्स, जिससे कि आपके आने वाला पेपर 30 जून को आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके अपने पेपर में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हीं से संबंधित तो क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उसमें दोस्तों हमने जो है हमारी जो वैदिक गणित वाला चैप्टर है उसको हम पूरा खत्म कर चुके हैं और उसमें सारे क्वेश्चन देख चुके हैं जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं स्टार्ट किया है, जिसके अंदर भी दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, और जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इस वाला जो चैप्टर है हमारा जो वास्तविक संख्या है, इससे आपको दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलते हैं, एक एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चंस, और उसके अलावा अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन जो है वो कल आपको मैं काफी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। आज जो हम देखने वाले हैं वो है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। दोस्तों, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने देखे होंगे, आप जानते भी होंगे, जैसे कि √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं √3, तो आपके √2 भी आ सकता है, इसी प्रकार से आपके यहाँ पे √6 भी आ सकता है, इसी प्रकार से 7√3 या 3√2। यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न हम देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है, बस संख्याएं जो होती है वो चेंज होती रहती है। √3 की जगह कभी हमें √2 भी मिल सकता है, √6 भी मिल सकता है, 7√3 भी मिल सकता है और 3√2 भी मिल सकता है। आप दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों आपको ये सारी क्वेश्चंस जो है 2013 से लेके 2019 तक के पेपर्स में हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमें सिर्फ इन्हीं की अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि जो 2020 में उनमें भी हमें इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिले तो हम उसको काफी अच्छी तरीके से पूरा उसके स्कोर कर सके। तो दोस्तों हम देखते हैं √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ तीन चार चीजें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक चीजें वो बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे हम सबसे पहले गुणनखंड, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी काफी अच्छी तरीके से समझाया था। इसके बाद में दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी अपनी चीज है वो है गणित की मूलभूत प्रमेय। दोस्तों गुणनखंड क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक संख्या लेके एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि हम लेते हैं 16, तो 16 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में 16 आता है, वो 16 के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि एक को अगर हम देखें तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक का पहाड़ा 1 2 3 4 यानी जो हमारी गिनती होती है वही एक का टेबल होता है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों हम 16 जो है सम संख्या है, तो ये हमें 2 के टेबल में भी देखने को मिलेगा, तो 2 भी 16 का एक क्या है, गुणनखंड है। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे क्या 3 के पहाड़े में आपको 16 देखने को मिलता है, नहीं मिलता, तो 3 गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन 4 4 चौक 16, तो 4 भी इसका एक गुणनखंड होगा। उसके बाद में हम देखेंगे 5 क्या आप इसका गुणनखंड कहेंगे, नहीं होगा। क्या 6 इसका गुणनखंड होगा 16 का, नहीं होगा। 7 गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों लेकिन 8 8 दूना 16 होता है, इसलिए 8 इसका गुणनखंड होगा। 8 के बाद अगर हम देखें तो क्या 9 10 11 12 13 14 15 15 तक तो किसी में 16 नहीं आता, 15 तक के टेबल में, लेकिन 16 के टेबल में 16 एकम 16 देखने को मिलता है, यानी ये खुद भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि ये जो है 16 के गुणनखंड है। अब गुणनखंड का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों एक बार मैं इनको थोड़ा और आगे डिफाइन करता हूं, तो 1 इंटू 16 यानी कि 16 को हम गुणनखंड के रूप में अगर एक के साथ जैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 16, 2 के साथ हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 8। 4 अगर एक गुणनखंड है तो 4 के साथ में भी कोई संख्या गुणा में आएगी और हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 इंटू 4 4 चौक 16, यहाँ से आप देखते हो तो 8 दूना 16 यानी कि 8 के साथ 2 आ जाता है आपके पास, और 16 के साथ यदि आप देखते हो तो 16 इंटू 1
यानी कि 16 एकम 16 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपने देखा कि आपको एक पैटर्न देखने को मिला। ये जो आगे वाली जो सारी संख्याएं हैं ये सभी 16 के गुणनखंड है। तो पीछे दोस्तों कुछ ना कुछ संख्या आपके गुणनखंडों के साथ गुणा में आती है। यानी कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि 4 इंटू एक्स और यहाँ पे मैं 16 के बराबर इसको लिखूं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, 16 का गुणनखंड है। कैसे है, तो ये हम इस पूरी प्रक्रिया में देख चुके हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो टर्म है इसको हम आगे क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे तब हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने गुणनखंड को काफी अच्छे से यहाँ पे समझा है। उसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो है सह अभाज्य संख्याएं, या इसको असहभाज्य संख्या भी हम बोल देते हैं। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं अलग चीज है और अभाज्य संख्या जो है वो अलग चीज है। दोस्तों अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी और संख्या का डिवाइड नहीं होता हो, यानी कोई और संख्या उसका गुणनखंड नहीं होती। असहभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या जो होती है हमेशा युग्म के रूप में होती है। तो संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका कि HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। दोस्तों ये तो हुई किताबी भाषा में बात। उसके बाद मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बात बताऊं तो दो ऐसी संख्याएं जो कि किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, जैसे कि 9 और इसके बाद में अगर मैं आपको 9 के साथ में ले लूं 13, तो आप क्या 9 और 13 किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में 13 नहीं आता। 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी 13 नहीं। ऐसे बहुत सारे युग्म हम बना सकते हैं, जैसे कि 7 और 19, जैसे कि 11 और 7। दोस्तों ये दोनों संख्याएं भी एक टेबल में नहीं आती, ये दोनों संख्याएं भी एक टेबल में नहीं आती। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि 9 को अगर मैं लिख सकता हूं तो 3 इंटू 3 या 9 इंटू 1। 13 को अगर मैं लिख सकता हूं तो 13 इंटू 1। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 13 के जो गुणनखंड हमें मिले वो 13 और 1 मिले। 9 के जो गुणनखंड मिले वो 3 इंटू 3 और 9 इंटू 1। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 13 का जो गुणनखंड है और 9 के जो गुणनखंड है, 9 का गुणनखंड क्या मिला आपको, एक 3 मिला और एक 9 मिला और एक 1 मिला। तो इनमें और इनमें आपको 1 के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं देखने को मिलेगा। तो असहभाज्य संख्या हमें जो प्रैक्टिकली रूप से देखने को मिली वो क्या मिली कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, ऐसी संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों गणित की जो मूलभूत प्रमेय है इसको हम देखेंगे। तो गणित की मूलभूत प्रमेय हमें क्या कहती है, आपकी बुक में गणित की मूलभूत प्रमेय है। तो दोस्तों इस मूलभूत प्रमेय का कथन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी संख्या a का वर्ग, यदि किसी संख्या a का वर्ग किसी संख्या b से विभाजित होता है तो संख्या a भी b से विभाजित होगी। यानी कि दोस्तों यदि a स्क्वायर अगर b से विभाजित है, a स्क्वायर अगर b से विभाजित है तो a भी किससे विभाजित होगा, b से विभाजित होगा। एग्जाम्पल लेके हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों a की जगह में यहाँ पे 36 पुट कर रहा हूँ, यानी कि a की जगह में 6 पुट कर रहा हूँ। तो 6 को जब मैं पुट करूंगा तो 6 का स्क्वायर आप बताएंगे कितना होता है, 36 होता है। अब दोस्तों आप देखिए कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो रहा है। तो दोस्तों 36 जो है वो 6 का वर्ग है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो 6 है वो भी आपके 3 से डिवाइड जरूर होगा। तो आप बोलेंगे सर हो रहा है, तो यहाँ पे होगा 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है क्या, मूलभूत प्रमेय। इसके अलावा मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके भी आपको बता सकता हूँ, जिस तरीके से हम देखेंगे। जैसे कि आप 14 का स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने a बराबर 14 ले लिया, तो देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर 196 हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और तो अब आप देखिए ये 7 से डिवाइड होता है नहीं, 7 दूना 14, यहाँ से बचेंगे 5, इधर जाएंगे 56, तो 7 8 56। तो आपने देखा कि 14 का जो स्क्वायर है वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है और 14 भी 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूना 14। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, इनको ध्यान में रखिएगा और
बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा आपने। तो ये आपको जो हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो समझने में काफी हेल्प करेगी। एक बार दोस्तों इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और बाकी के जो क्वेश्चन है वो सभी इसी टाइप के हैं, तो आप उनको आसानी से कर भी सकते हैं। आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा रूट 3 वाला क्वेश्चन है हम इसी को लेके चलते हैं। इसी के आधार पे आप रूट 2 और रूट 6 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हमको जो सिद्ध करना है रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों संख्याएं, जितनी भी संख्या हमारे पास उपस्थित होती है, जितनी भी संख्या है उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। या तो संख्या परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। परिमेय संख्या यानी कि बटे वाली संख्या, सिंपल सी बात है। और अपरिमेय संख्या यानी कि अंडर रूट वाली संख्या, यानी कि अपरिमेय, आ फॉर अपरिमेय और आ फॉर अंडर रूट। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आ फॉर अपरिमेय और आ फॉर अंडर रूट। यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अंडर रूट वाली संख्या होती है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? बटे वाली संख्या, यानी जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो संख्याएं जो होती है वो हमेशा 2 ही टाइप्स की होती है, या तो वो परिमेय होंगी या वो अपरिमेय होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें कौन सी संख्या सिद्ध करनी है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम इसको अपरिमेय नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। यानी कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं सॉल्यूशन। यहाँ पे माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको कौन सी संख्या माना? परिमेय संख्या है। तो आप देखते जाइए कि परिमेय से हम अपरिमेय पे किस प्रकार से पहुंचने वाले हैं, आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए दोस्तों, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो मैंने आपको बताया कि जब कोई संख्या परिमेय होती है तो उसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने रूट 3 बराबर क्या लिखा? पी बटे क्यू लिखा। जहां हम मान रहे हैं, चूंकि हमने माना है तो हम मानेंगे कि पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब मैं आपको अभी काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। पी व क्यू सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या होगा कि पी व क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इस लाइन को मैं यहां लिख भी देता हूं, अतः इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तथा Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की आपको बात समझ में आई, यहाँ तक हमने माना है। इसके बाद जस्ट हमारा सवाल स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब हम कैसे करने वाले हैं। जो रूट 3 बराबर हमने पी बटे क्यू माना है, इसका सबसे पहले हम करेंगे वर्ग। यानी कि हम लिख रहे हैं वर्ग करने पर। जब दोस्तों वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में होता है, चूंकि वर्ग रूट 3 का करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर, और जब इधर स्क्वायर होगा तो पी बटे क्यू का स्क्वायर। इसको जब मैं नेक्स्ट जाता हूं तो आप जानते होंगे कि रूट 3 वाली संख्या का जब स्क्वायर होता है तो वहां उस पर से रूट हट जाता है। तो यहाँ से हमें रूट 3 का स्क्वायर मिलेगा 3 पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर, और क्यू पे स्क्वायर लगाएंगे तो क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोस्तों, जो क्यू यहाँ पे बटे में है क्यू स्क्वायर, ये इधर भाग में है। इसको जब मैं इधर एलएचएस में पक्षांतरण करूंगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि 3 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर आपके पास बचेगा पी स्क्वायर। ये जो क्यू स्क्वायर था इसको मैं इधर लेके आया हूँ तो ये हमें मल्टीप्लाई में मिल गया। ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने लिखा था कि 16 बराबर 4 इंटू 4 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 और 4 दोनों 16 के गुणनखंड है।
अब दोस्तों जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो दोस्तों इससे क्या सिद्ध होता है कि 3 और क्यू स्क्वायर दोनों किसके गुणनखंड है, पी स्क्वायर के गुणनखंड है। तो दोस्तों यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अतः 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड है तो वो संख्या इस संख्या का भी एक गुणनखंड होगी, यानी कि 3 अगर पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो 3 पी का भी गुणनखंड होगी। तो इसलिए 3 पी का भी एक गुणनखंड होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि 3 पी का भी एक गुणनखंड होगा। अब हम नेक्स्ट जो करने हैं कि पी स्क्वायर जो है, अब क्योंकि पी का गुणनखंड क्या है 3 है, यानी कि हम p को 3 इंटू आर के रूप में लिख सकते हैं या 3 इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं ना। जैसे कि 16 का गुणनखंड अगर 4 है तो इसको मैं 4 इंटू एक्स के रूप में लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से p का गुणनखंड क्या है 3 है, तो मैंने इसको p बराबर 3 इंटू एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया, r ले लिया। तो दोस्तों p बराबर 3 इंटू आर, इसके बाद में वापस से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए आप वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो LHS में जब वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, जब RHS में वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और r का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो पी स्क्वायर की वैल्यू है वो हम समीकरण नंबर 1 से इसमें पुट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है दोस्तों, पी स्क्वायर का मान जब आप समीकरण 1 से रखेंगे तो देख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर क्या है 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखूंगा 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों पी स्क्वायर की जगह 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर में क्या है 9r स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर की जगह इसको पुट किया, बराबर का बराबर है 9 का 9 r स्क्वायर का r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यार 3 जो है ये इधर बटे में जाएगा, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर बटे 3। ठीक है दोस्तों, अब जो है 3 से आप 9 को काट सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ से आपने देखा आपके पास जो आया क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके पास आया क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपके क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो 3 है यानी कि जो 3 है वो क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, हमारे पास जब जगह खत्म हो चुकी है हम इसको ऊपर नोट कर रहे हैं इसके बाद का सवाल। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि 3 जो है वो क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। 3 जो है वो क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 3 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। दोस्तों अब आप देखेंगे कि 3 जो है यहाँ पे हमने देखा था पहले कि 3 पी का गुणनखंड भी है, और यहाँ पे हमने समीकरण नंबर इसको हम 2 डाल देते हैं, तो समीकरण नंबर 2 से हमारा निष्कर्ष निकला कि 3 जो है वो क्यू का भी एक गुणनखंड है। जबकि हम जो शुरू में मान के चले हैं कि पी व क्यू सह अभाज्य संख्या है, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि पहले तो हमने माना कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको 3 पी के गुणनखंड में भी मिला और 3 जो है वो क्यू के गुणनखंड में भी मिला। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 1 व 2 से 3 पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब दोस्तों जो हमने माना ये उसका विरोधाभास है।
तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे साइड में एक कुछ लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो थोड़ी सी आपको लिखनी है लास्ट में। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 3 देखेंगे, P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः, या फिर आप लिख सकते हैं गुणनखंड है के बाद यहाँ से आपको लिखना है जो कि हमारे प्रारंभिक कथन का विरोधाभास है। यानी कि जो कि हमारे प्रारंभिक कथन का विरोधाभास है, इसका मतलब जो हमने माना वह गलत है, क्योंकि अगर सही मानते तो विरोधाभास नहीं होता। अब जो हमने माना वो गलत है, तो हमने माना क्या था, √3 को एक परिमेय संख्या माना था। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है। तो दोस्तों जब परिमेय संख्या गलत है, यानी कि परिमेय संख्या तो नहीं है, तो √3 क्या होगी, अतः परिमेय संख्या होगी। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब इसी तरीके से आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।